हेलो दोस्तों, दागा से रिपोर्टर में आप सबका स्वागत है। दागा से रिपोर्टर आप सबके लिए हैरी पॉटर की पूरी सीरीज हिंदी में लेके आया है। तो हैरी पॉटर हिंदी में सुनने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी है प्रिजनर ऑफ azkaban के चैप्टर 5 द डिमेंटर। टॉम ने अगली सुबह हैरी को पोपली मुस्कान और एक कप चाय के साथ जगाया। हैरी ने कपड़े पहने। अभी हैरी नाखुश हेडविग के पिंजरे में जाने के लिए मना ही रहा था कि रॉन उसके कमरे में घुस आया। वो अपने सूती स्ट्रेवर में सिर घुसाकर उसे पहनने की कोशिश कर रहा था और चिड़चिड़ा दिख रहा था। उसने कहा, हम जितनी जल्दी ट्रेन में पहुंच जाए उतनी ही अच्छा है। कम से कम हॉगवर्ट्स में तो मैं पर्सी से दूर रह सकता हूँ। अब वो मुझ पर ये इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी गर्लफ्रेंड पेनोली क्लियर पॉटर की फोटो पर चाय फैला दी है। चाय फैलने के कारण उसकी नाक बदसूरत हो गई है, इसलिए पेनोलोप ने अपना चेहरा फ्रेम के नीचे छिपा लिया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, हैरी ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, लेकिन तभी फ्रेड और जॉर्ज ने बाधा डाल दी, जो पर्सी को दोबारा गुस्सा दिलाने के लिए रॉन को बधाई देना चाहते थे। वे लोग नाश्ता करने के लिए नीचे गए, जहाँ मिस्टर वीजली तोड़ियां चराकर दैनिक जादूगर का पहला पेज पढ़ रहे थे और मिसेस वीजली हरमाइनी व जीनी को प्रेम की उस कार्य के बारे में बता रही थी जो उन्होंने किशोरावस्था में बनाया था। वे दोनों बार बार जोर जोर से हंसती जा रही थी। तुम क्या कर रहे हो? बैठने के बाद रॉन ने हैरी से पूछा। बाद में बताऊंगा, हैरी बुदबुदाया, क्योंकि उसी समय पर्सी अंदर आ गया था। स्टेशन के लिए निकलने के हड़बड़ी में हैरी को रॉन या हरमाइनी से बातें करने का कोई मौका नहीं मिल पाया। वे सब अपने संदूक रिश्ती कढ़ाई की सकरी सीढ़ियों से नीचे लाकर दरवाजे के पास रखने में बहुत व्यस्त थे। हेडविग और पर्सी का उल्लू हरमिस अपने अपने पिंजरों में ऊपर बैठे थे। संदूकों के ढेर के पास बेत की बनी एक छोटी टोकरी रखी थी जो जोर जोर से हिल रही थी। हरमाइनी उस टोकरी के पास जाकर मीठी आवाज में बोली, सब ठीक है क्रूकशैंक्स, मैं तुम्हें ट्रेन में बाहर निकाल दूंगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, रॉन ने तुरंत कहा। बेचारे स्कैबर्स का क्या होगा? उसने अपने सीने की तरफ इशारा किया, जहां का उभार ये बात बता रहा था कि स्कैबर्स उसकी जेब में था। मिस्टर विजली बाहर खड़े होकर मंत्रालय की कारें का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने अंदर झांक कर कहा, कारें आ गई है, हैरी आ जाओ। वहां पर दो पुराने जमाने की गहरे हरे रंग की कारें थी, जिन्हें हर मखमली सूट पहने रहस्यमय दिखने वाले जादूगर चला रहे थे। मिस्टर विजली हैरी को पहली कार की तरफ ले गए। अंदर चलो हैरी, मिस्टर विजली ने भीड़ भरी सड़क पर इधर उधर देखते हुए कहा। हैरी कार की पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कुछ समय बाद हरमाइनी, रॉन और पर्सी भी आकर उसके पास बैठ गए। पर्सी के बैठने के कारण रॉन थोड़ा परेशान दिख रहा था। नाइटवास की यात्रा की तुलना में हैरी को क्रिंग्स स्टेशन तक की यात्रा बहुत सामान्य लगी। जादू मंत्रालय की कारें बिल्कुल साधारण दिखती थी, लेकिन हैरी ने देखा कि वे इतनी कम जगह में से निकल सकती थी जिससे वो बर्नन अंकल की कंपनी की नई कार निश्चित रूप से नहीं निकल सकती थी। वे जब क्रिंग्स स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन छूटने से 20 मिनट का समय था। मंत्रालय के ड्राइवर उनके लिए ट्रॉली के लिए और उनके संदूक उतार दिए। फिर उन्होंने अपने हेड झुकाकर मिस्टर विजली का अभिवादन किया और वापस चल दिए। हैरी ने देखा कि वे ट्रैफिक लाइट्स के लिए रुकी हुई कारों के बीच से होते हुए सबसे आगे पहुंच गए। मिस्टर विजली स्टेशन के अंदर जाते समय पूरे रास्ते हैरी से सट कर चलते रहे। उन्होंने चारों तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि हम लोग ज्यादा है इसलिए हम दो दो करके बैरियर पार करेंगे। सबसे पहले मैं और हैरी जाते हैं। मिस्टर विजली हैरी की ट्रॉली को प्लेटफॉर्म नंबर 9 और प्लेटफॉर्म नंबर 10 के बीच बने बैरियर की तरफ धक्का रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी रुचि
इंटरसिटी 125 में है, जो उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आई थी। हैरी को इशारा करते हुए वे बैरियर की तरफ झुक गए। हैरी ने भी उनकी नकल की। अगले ही पल वे ठोस धातु के बैरियर को पार करके प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर पहुंच गए थे। वहां पर हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तैयार खड़ी थी। उनका भाव का लाल इंजन प्लेटफॉर्म पर धुआं उड़ा रहा था। प्लेटफॉर्म पर जादूगर और जादूगरनियों की भीड़ लगी थी, जो अपने बच्चों को ट्रेन में बिठाने आए थे। पर्सी और जीनी अचानक हैरी के पीछे से निकल कर आए। वे हाँप रहे थे। जाहिर था उन्होंने दौड़कर बैरियर पार किया था। और फोड़ रही पेनोलप, पर्सी ने अपने बाल संवारते हुए कहा। उसका चेहरा गुलाबी हो गया था। तत्काल जीनी की नजरें हैरी से मिली और वे दोनों ही अपनी हंसी छिपाने के लिए पलटे। जब पर्सी लंबे घुराले बालों वाली एक लड़की की तरफ जाने लगा, उसने अपना सीना फूला रखा ताकि वो लड़की वहां पर लगे चमकदार बेज को देख ले। हरमानी और विजली परिवार के बाकी लोग भी जब उनके पास आ गए तो हैरी और मिस्टर विजली ट्रेन के आखिरी सिरे की ओर जाने के लिए सबसे आगे आगे चलने लगे। बीच के सभी कंपार्टमेंट खचाखच भरे थे। उन्हें एक ऐसा डिब्बा दिखा जो काफी खाली दिख रहा था। उन्होंने उसमें अपने संदूक लाए तथा हेडविग का पिंजरा और क्रोक्शंस की टोकरी रखी। उसके बाद वे मिस्टर और मिसेस विजली से विदा लेने के लिए बाहर आ गए। मिसेस विजली ने पहले अपनी सभी बच्चों को चूमा, फिर हरमानी को और सबसे अंत में हैरी को। उन्होंने हैरी को गले भी लगाया, जिससे वो थोड़ा शर्मा गया, लेकिन सच तो यह था कि उसे बहुत अच्छा लगा था। फिर मिसेस विजली ने हैरी को कहा, अपना ख्याल रखना, ठीक है हैरी? उनकी आंखों में अजीब चमक थी। इसके बाद वे अपने बड़े हेडवे को खोलते हुए बोले, मैंने तुम सबके लिए सैंडविच बना दी है। ये रहे। रॉन, नहीं, इनमें कॉर्न बीफ नहीं है। फ्रेड कहाँ है? ये रहे बेटे। मिस्टर विजली ने धीमे से कहा, हैरी जरा एक मिनट यहाँ आना। उन्होंने अपना सिर हिलाकर एक खंबे की तरफ इशारा किया। हैरी उनके साथ उस खंबे के पीछे गया। बाकी सब लोग मिसेस विजली के चारों तरफ खड़े थे। जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मिस्टर विजली ने तनाव भरी आवाज में कहा। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है मिस्टर विजली, हैरी बोला। मैं पहले से ही जानता हूँ। तुम जानते हो? तुम कैसे जान सकते हो? मैंने कल रात को आपकी और मिसेस विजली की बातें सुन ली थी। मैं सुनना नहीं चाहता था, लेकिन मुझसे सुने बिना रहा नहीं गया। हैरी ने तत्काल ये भी जोर दिया, सॉरी। तभी सारी बातें बताने के लिए मैंने ये तरीका नहीं चुना होता। मिस्टर विजली ने चिंतित दिखते हुए कहा, नहीं, दरअसल ये सबसे अच्छा तरीका था। इस तरह से आपने फर्ज से क्या वादा भी नहीं तोड़ा और मैं सच्चाई भी जान गया। हैरी, तुम्हें तो बहुत डर लग रहा होगा। नहीं, हैरी ने गंभीरता से कहा। मिस्टर विजली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए उसने आगे कहा, ये सच है, मैं हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा बुरा तो नहीं हो सकता है ना? वोल्डेमॉर्ट का नाम सुनकर मिस्टर विजली भय से चौंक गए, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। हैरी, मैं जानता था कि तुम मजबूत मिट्टी के बने हो और फज तुम्हें खामखा कमजोर समझता था। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, लेकिन आर्थर, बच्चों को ट्रेन पर चढ़ते हुए मिसेस विजली चिल्लाई, आर्थर, तुम क्या कर रहे हो? ट्रेन बस जाने वाली है। वो आ रहा है मॉली, मिस्टर विजली ने कहा, लेकिन वे फिर से हैरी की तरफ मुड़े और ज्यादा धीरे परंतु जल्दी जल्दी से बोले, सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे ये वादा करो कि मैं अच्छे बच्चे की तरह महल में ही रहूंगा। हैरी ने उदासी से कहा, नहीं, ये नहीं। मिस्टर विजली ने इस वक्त जितने गंभीर लग रहे थे उनसे पहले कभी नहीं लगे। हैरी, कसम खाओ कि तुम ब्लेक की तलाश नहीं करोगे। हैरी घूरता रहा, क्या? एक जोरदार सीटी बाजी। गार्ड ने डिब्बे के दरवाजे बंद कर रहे थे। मुझसे ये वादा करो हैरी, मिस्टर विजली अब और भी जल्दी वादा बोल रहे थे, कि चाहे जो हो जाए। हैरी ने हैरानी से कहा, जो मुझे मारना चाहता है मैं उसकी तलाश क्यों करूंगा? कसम खाओ कि तुम चाहे कुछ भी। सुनो आर्थर, जल्दी, मिसेस विजली चिल्लाई।
ट्रेन धुआं छोड़ते हुए चलने लगी थी। हेरी अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे की तरफ भागा। रॉन ने दरवाजा खोल दिया और एक तरफ हो गया ताकि हेरी अंदर आ जाए। वे खिड़की से बाहर झांकते रहे और मिस्टर तथा मिसेस विजली की तरफ हाथ हिलाते रहे जब तक कि ट्रेन मोड़ पर नहीं मुड़ गई और वे नजरों से ओझल हो गए। जब ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई तो हेरी ने रॉन और हरमाइनी से बुदबुदाकर कहा, मुझे तुम दोनों से अकेले में कुछ कहना है। कहीं और जाओ, जीनी, रॉन बोला। ये तो बहुत बढ़िया व्यवहार है, जीनी ने चीरकर कहा और पैर पटक कर हुई चली गई। हेरी, रॉन और हरमाइनी गलियारे में आगे गए और किसी खाली कंपार्टमेंट की तलाश करने लगे। ट्रेन के आखिरी कंपार्टमेंट को छोड़कर बाकी सभी कंपार्टमेंट भरे थे। उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति था। खिड़की के पास एक आदमी बैठा था और वो सो रहा था। हेरी, रॉन और हरमाइनी एक पल के लिए कंपार्टमेंट के दरवाजे पर ही टिक गया। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में आमतौर पर विद्यार्थी ही बैठते हैं। इसमें उन्होंने भोजने और ट्रॉली धकेलते वाली जादूगरनी के सिवाय किसी वयस्क को पहले कभी नहीं देखा था। अजनबी ने जादूगरों का बहुत ही गंदा दुशाला पहना रखा था जिस पर कई जगह पेबंद लगे थे। वो बीमार और थका हुआ दिख रहा था। हालांकि वो युवा था, लेकिन उसके हल्के भूरे बालों में कुछ सफेद भाग भी साफ नजर आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है ये कौन हो सकता है? रॉन ने कहा जब उन्होंने कंपार्टमेंट में बैठकर उसका दरवाजा बंद किया और वे जाकर खिड़की से सबसे दूर की सीट पर बैठ गए। प्रोफेसर आर.जे. लुपिन, हरमाइनी ने तत्काल धीमी आवाज में कहा। तुम ये बात कैसे जानती हो? उनके सूटकेस पर लिखा है, हरमाइनी ने जवाब दिया और उस व्यक्ति के ऊपर रखे सामान की तरफ इशारा किया। वह एक छोटा सा पुराना सूटकेस रखा था जो बहुत सी रस्सियों से बंधा था। उसके एक कोने पर उखड़ते हुए अक्षरों में प्रोफेसर आर.जे. लुपिन नाम लिखा था। क्या पता वे क्या पढ़ाएंगे? रॉन ने प्रोफेसर लुपिन के पीले चेहरे को देखते हुए तोड़ी चढ़ाकर कहा। साफ जाहिर है, हरमाइनी फुसफुसाई, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही तो टीचर की जगह खाली है ना? गुप्त कलाओं से रक्षा। हेरी, रॉन और हरमाइनी पहले ही गुप्त कलाओं की रक्षा की टीचर से पढ़ चुके थे। दोनों ही सिर्फ 1 साल रुके थे। ऐसी अफवाहें थी कि ये पद शापित थे। मुझे आशा है कि उनमें ये काम करने की योग्यता होगी, रॉन ने संदेह भरे स्वर से कहा। उन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि एक अच्छा मंत्र उनका काम तमाम कर देगा, है ना? खैर, वो हेरी की ओर मुड़ा। तो तुम क्या बताने वाले थे? हेरी ने मिस्टर और मिसेस विजली की बहस के सारे बातें उन दोनों को बता दी। इसके अलावा उसने उन्हें मिस्टर विजली की चेतावनी के बारे में भी बताया। उसकी बात पूरी होने पर रॉन स्तब्ध था और हरमाइनी ने अपने हाथ मुंह पर रख लिए थे। उसने आखिरकार ये करने के लिए अपने हाथ नीचे किए। सीरियस ब्लेक तुम्हारा पीछा करने के लिए भागा है? ओ हेरी, तुम्हें सचमुच बहुत बहुत सावधान रहना होगा। किसी मुश्किल में मत फंसना हेरी। मैं मुश्किल में नहीं फंसता हूँ, हेरी उत्तेजित होकर बोला। आमतौर पर मुश्किल मुझे फंसा देते हैं। अगर हेरी उस बहिशिंदे दरिंदे को ढूंढने जाए जो उसे मार डालना चाहता है, तो हेरी से बड़ा मूर्ख कौन होगा? रॉन ने कांपते हुए कहा। हेरी को जितनी आशा थी, उनकी प्रतिक्रिया उससे कहीं अधिक बुरी थी। ब्लेक से जितना वो डर रहा था, उससे ज्यादा रॉन और हरमाइनी डर रहे थे। कोई भी नहीं जानता कि वो अज़्काबान में कैसे भागा है, रॉन ने परेशान होते हुए कहा। उससे पहले वहां से कोई भी नहीं भाग पाया था। देखने वाली बात यह है कि ब्लेक की सुरक्षा का कड़ा इंतजाम किया गया था और उस पर बहुत सख्त पहरा रखा था। लेकिन वे उसे पकड़ लेंगे, है ना? हरमाइनी ने गंभीरता से कहा। मेरा मतलब है, मगल भी तो उसे ढूंढ रहे हैं। वो कैसी आवाज है? रॉन ने अचानक पूछा। कहीं एक हल्की सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है। उन्होंने कंपार्टमेंट में चारों तरफ देखा। फिर रॉन ने कहा, ये आवाज तुम्हारे संदूक में से आ रही है हेरी। रॉन उठकर हेरी के संदूक के पास पहुंचा। एक पल बाद उसने हेरी के दुशाले के बीच से मुखबिर यंत्र को बाहर निकाला।
यंत्र रॉन के हाथ में बहुत तेजी से घूम रहा था और तेजी से चमक रहा था। क्या ये मुबीर यंत्र है? हरमानी ने रुचि लेते हुए कहा और उसे ज्यादा अच्छी तरह से देखने के लिए खड़ी हो गई। हाँ, पर ध्यान रखना, ये सस्ता वाला है, रॉन बोला। जब मैं हैरी के पास भिजवाने के लिए इसे एरियल के पैर में बंध रहा था तो ये चकरगिन्नी बन गया था। क्या तुम उस समय कोई गलत काम कर रहे थे? हरमानी ने समझदारी से पूछा। नहीं तो? हाँ, शायद मुझे एरियल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। तुम तो जानते हो वो लंबी यात्रा करने के काबिल नहीं है, लेकिन मैं हैरी का तोहफा उस तक कैसे पहुंचाता? जब मुवीर यंत्र ज्यादा तेजी से सीटी बजाने लगे तो हैरी ने सलाह दी, इसे फिर से संदूक में रख दो, वरना इसकी आवाज सुनकर वे जाग जाएंगे। उसने प्रोफेसर ल्यूपिन की तरफ इशारा किया। रॉन ने मुवीर यंत्र को वर्नन अंकल के पुराने गंदे मोजे में ठूस दिया, जिसकी वजह से आवाज धीमी हो गई। फिर रॉन ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया। हम हॉग्समीड में इसकी जांच करवा लेंगे, रॉन ने दोबारा बैठते हुए कहा। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया कि वहां पर दरविश एंड प्रेजेंट में जादुई उपकरण मिलते हैं। हॉग्समीड के बारे में तुम कितना जानते हो? हरमानी ने उत्सुकता से पूछा। मैंने पढ़ा है कि ब्रिटेन में ये एकमात्र मगल विहीन गांव है। हाँ सही है, रॉन ने सामान्य लहजे में कहा, लेकिन मैं इस वजह से वहां नहीं जाना चाहता। मैं तो हनीड्यूक्स में जाना चाहता हूँ। वो क्या है? हरमानी ने पूछा। मिठाई की दुकान, रॉन ने कहा और उसके चेहरे पर सब नीला भाव तैर गया। जहाँ पर चीज मिलते हैं, चटपटे शैतान जिन्हें खाने के बाद मुंह से धुआं निकलता है, और बहुत मोटी चोको बॉक्स जिनमें स्ट्रॉबेरी और क्रीम के टुकड़े भरे होते हैं, और शक्कर की बहुत बड़ी कलमें जिनमें आम क्लाम्स में बैठकर मुंह में रखकर चू सकते हैं। क्यों देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा जैसे आप लिखने के लिए कुछ सोच रहे हो। हॉग्समीड बहुत दिलचस्प जगह है ना? हरमानी ने उत्सुकता से आगे कहा। जादूगर के इतिहास स्थल में लिखा था कि ये शहर 1612 के पिचाश विद्रोह का मुख्यालय थी और चीखती हवेली को ब्रिटेन की सबसे ज्यादा शापित इमारत माना जाता है। और बड़ी शेवर्स बॉल जिन्हें चूसते समय आप जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ जाते हैं। रॉन बोला। इस बस था कि वो अपने ही ख्यालों में खोया था और उसने हरमानी का एक भी शब्द नहीं सुना था। हरमानी ने घूमकर हैरी को देखा। स्कूल से बाहर जाकर हॉग्समीड में घूमना कितना अच्छा रहेगा, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता, हैरी ने भारीपन से कहा। जब तुम घूम लो तो मुझे आकर बता देना। क्या मतलब है तुम्हारा? रॉन ने पूछा। मैं नहीं जा सकता। डर्सी दंपति ने मेरे अनुमति पत्र पर साइन नहीं किए और फज ने भी मना कर दिया। रॉन दहशत में दिखने लगा। तुम्हें वहां जाने की अनुमति नहीं मिली? लेकिन कोई बात नहीं, मैगोनेगल या कोई और तुम्हें अनुमति दे देगा। हैरी ने खोखली हंसी निकाली। प्रोफेसर मैगोनेगल गरुड़ द्वार की प्रमुख थी और बहुत सख्त थी। क्या हम फ्रेड और जॉर्ज की मदद ले सकते हैं? उन्हें महल से बाहर निकलने का हर खुफिया रास्ता मालूम है। रॉन, हरमानी ने तेजी से कहा। मुझे लगता है कि जब तक ब्लेक खुला घूम रहा है तब तक हैरी को स्कूल से बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है जब मैं मैगोनेगल से अनुमति मांगूंगा तो वे भी यही कहेंगे, हैरी ने कटुता से कहा। रॉन ने उत्साह भरी आवाज में हरमानी से बोला, लेकिन अगर हम उसके साथ रहेंगे तो ब्लेक की हिम्मत नहीं होगी। और रॉन, बकवास मत करो, हरमानी ने पलटकर कहा। ब्लेक भीड़ भरी सड़क पर कोई लोगों की हत्या कर चुका है। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि हमारे साथ होने के कारण वो हैरी पर हमला नहीं करेगा? ये बोलते समय वो क्रूक्शंक्स की टोकरी की रस्सी खोल रही थी। उसे बाहर मत निकालना, रॉन ने कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्रूक्शंक्स टोकरी से बाहर कूद गई। उसने अंगड़ाई ली, फिर चंपाई ली और इसके बाद रॉन के घुटनों पर छलांग लगा दी। रॉन की जेब कांपने लगी। रॉन ने गुस्से से क्रूक्शंक्स को दूर हटा दिया।
दूर रहो। हरमाइनी गुस्से से बोली, रॉन ऐसा मत करो। रॉन पलटकर जवाब देने वाला था कि तभी प्रोफेसर लुपिन हिले। उन लोगों ने डरकर उनकी तरफ देखा, लेकिन प्रोफेसर लुपिन ने सिर्फ अपना सिर घुमाकर दूसरी तरफ किया। उनका मुंह थोड़ा खुला गया और वे सोते रहे। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस लगातार उत्तर दिशा में चलती गई। बाहर अब जंगल था। आसमान में घने बादल होने के कारण अंधेरा घिरने लगा था। विद्यार्थी उनके कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास से आ जा रहे थे। क्रूकशैंक्स एक खाली सीट पर बैठ गई। बहरहाल उसका चेहरा अभी रॉन की तरफ था और उसकी पीली आंखें रॉन की उभरी जेब पर टिकी थी। 1 बजे मोटी जादूगरनी भोजन की ट्रॉली लेकर कंपार्टमेंट के दरवाजे पर आई। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उन्हें जगा देना चाहिए? रॉन ने प्रोफेसर लुपिन की तरफ अजीब तरफ से देखते हुए पूछा। ऐसा लगता है कि उन्हें भोजन की जरूरत होगी। हरमाइनी सावधानी से प्रोफेसर लुपिन की तरफ बढ़ी। प्रोफेसर, उसने कहा। माफ कीजिए प्रोफेसर। वे जरा भी नहीं हिले। चिंता मत करो बच्चों, जादूगरनी ने हैरी को बहुत सी कढ़ाई केक देते हुए कहा। अगर जागने पर उन्हें भूख लगे तो मैं सबसे आगे वाले डिब्बे में हूँ। मुझे लगता है कि वे सो रहे हैं, रॉन ने धीमे से कहा जब जादूगरनी ने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद किया। मेरा मतलब है वे मर तो नहीं गए? नहीं नहीं, उनकी सांस चल रही है, हरमाइनी ने फुसफुसा कर कहा। फिर उसने वो कढ़ाई केक ले लिया जो हैरी उसकी तरफ बढ़ा रहा था। प्रोफेसर लुपिन का साथ भले ही आनंददायक ना हो, लेकिन कंपार्टमेंट की उनकी उपस्थिति फायदेमंद जरूर थी। दोपहर ढलने के बाद जैसे ही बारिश होने लगी और बाहर की पहाड़ियां धुंधली दिखने लगी, उन्हें गलियारे में एक बार फिर कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजे पर उनके सबसे कम प्रिय 3 लोग खड़े थे, ड्रैको मैल्फॉय और उसके चमचे क्रेग और काइल। ड्रैको मैल्फॉय और हैरी में तभी से दुश्मनी थी जब वे हॉगवर्ट्स की अपनी पहली ट्रेन यात्रा के दौरान मिले थे। मैल्फॉय नागशक्ति में था। उसका चेहरा पीला, नुकीला और व्यंग्यात्मक था। वो नागशक्ति की क्विडिच टीम का खोजी था, जबकि हैरी गरुड़द्वार का खोजी था। क्रैब और गाइल का जन्म तो जैसे मैल्फॉय का कहना मानने के लिए हुआ हो। वे दोनों ही मोटे तथा ताकतवर थे। दोनों में क्रैब ज्यादा लंबा था। उसके बाल कटोरा छाप शैली में करते थे और उसका गला बहुत मोटा था। गाइल के बाल छोटे तथा करक थे और उसके हाथ गुर्रेले की तरह लंबे थे। मैल्फॉय ने कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलते हुए अपने परिचित धीमे अंदाज में कहा, देखो तो सही कौन है, पॉटर और विजिल? क्रैब और गाइल देवतों की तरह हंसने लगे। मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता को आखिरकार गर्मियों में कुछ पैसे मिल गए थे विजली, मैल्फॉय ने कहा। कहीं तुम्हारी माँ सदमे से मर तो नहीं गई? रॉन इतनी जल्दी खड़ा हुआ कि उसने क्रूकशैंक्स की टोकरी फर्श पर गिरा दी। प्रोफेसर लुपिन ने घुर्राटे दिया। वो कौन है? लुपिन को देखते ही मैल्फॉय एक कदम पीछे हट गया। नए टीचर, हैरी ने कहा, जो इसलिए खड़ा हो गया था कि शायद उसे रॉन को रोकने की जरूरत पड़े। तुम क्या कर रहे थे मैल्फॉय? मैल्फॉय की पीली आंखें सिकुड़ गई। वो इतना बेवकूफ नहीं था कि किसी टीचर की नाक के नीचे लड़ाई शुरू करे। चलो, उसने क्रैब तक राइट से कहा और गायब हो गया। हैरी और रॉन दोबारा बैठ गया। रॉन अपने हाथ मलने लगा। मैं इस साल मैल्फॉय की बकवास सहन नहीं करूंगा, उसने गुस्से से कहा। मैं सचमुच सहन नहीं करूंगा। अब अगर उसने मेरे परिवार के बारे में एक भी गलत बात कही तो मैं उसके सिर को पकड़ दूंगा। और रॉन ने हवा में एक हिस्क मुद्रा बनाई। रॉन, हरमाइनी ने फुसफुसाकर प्रोफेसर लुपिन की तरफ इशारा किया। सावधान। लेकिन प्रोफेसर लुपिन अब भी गंभीर नींद में थे। एंड सब्सक्राइब दागाज़ी रिपोर्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दागाज़ी रिपोर्टर।